हेलो गाइस, राधे राधे बच्चों। हमारी कोचिंग में जो क्लासेस रेगुलर बेसिस पे चल रही थी वो हमारी 18 मार्च तक रेगुलर चली। इसके बाद में लॉकडाउन की वजह से क्लासेस ऑफ करना पड़ा। कुछ बच्चों के कहने पर हम आज से ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, हिंदी सभी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स वीडियो के माध्यम से अपलोड कर दी जाएंगे। ठीक है बेटा। मैथ्स में मैं परसेंटेज से शुरू करूंगा और परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई, रेशियो, प्रोपोर्शन, इसके अलावा बाकी और सारे चैप्टर्स धीमे धीमे कराते जाऊंगा। अच्छा, परसेंटेज से ही क्यों? जो परसेंटेज चैप्टर है, ये परसेंटेज चैप्टर मैंने आपसे कई बार कहा है कि ये कोई चैप्टर नहीं है, ये एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है। क्यों कॉन्सेप्ट क्यों है? आप इस चैप्टर में तो इसका अप्लाई करेंगे। इसके अलावा जब आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, आप डिस्काउंट पढ़ेंगे, आप एसआई पढ़ेंगे, सीआई पढ़ेंगे, उनमें भी परसेंटेज के जो कॉन्सेप्ट हम आपको इस चैप्टर में पढ़ा देंगे वो सारे के सारे अप्लाई करने होंगे। अच्छा बेटा, एक बात और कि परसेंटेज का जो सीक्वेंस है, या मैं परसेंटेज का स्टैंडर्ड कहूँ, वो धीरे धीरे हाई होता जा रहा है। मतलब आप देखो तो पहले पेपर में 10%, 20%, 30% इस तरह के परसेंटेज पूछे जाते थे, लेकिन अब आप पेपर में देखो तो 16 से ही 2/3%, 12 से ही 1/2%, 14 से ही 2/7%, या फिर मैं कहूँ 11.11% या 9.09%, इनका भी यूज हो रहा है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम आपको परसेंटेज पढ़ाएंगे बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करके और बहुत ही हाई लेवल तक। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो ये परसेंटेज बेटा क्या है? एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि परसेंटेज का कॉन्सेप्ट समझने से पहले आपको फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट भी समझना होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन क्यों? चलो देखते हैं। प्रतिशत का मतलब क्या होता है बेटा? शत माने होता है 100। जब मैं किसी भी नंबर की बात या किसी भी संख्या की बात 100 के कंपैरिजन करूंगा तो मैं कहूँगा कि वो प्रतिशत है। कैसे? जैसे मान के चलो किसी व्यक्ति ए ने कहा कि भैया उसके बेटे के तो 25% नंबर आए हैं। अगर उसके बेटे के 25% नंबर आए तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि उसके 100 में से 25 नंबर आए हैं। ठीक है। अगर किसी ने कहा भैया मेरे तो 60% नंबर आए हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसके 100 में से 60 नंबर आए हैं। क्लियर है? मतलब मैंने कहा कि कोई सब्जी वाला है और सब्जी वाले के 35% फल खराब हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 100 में से उसके 35 फल खराब हो गए, बाकी के 65 फल सही है। क्लियर है? एक बार और समझते हैं। मैंने कहा कि आज कक्षा में 70% बच्चे आए हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर टोटल बच्चे 100 हैं तो उसमें से 70 हमारे आए हैं और बाकी के 30 हमारे नहीं आए हैं। क्लियर? तो परसेंटेज का मतलब क्या हो गया कि हम किसी भी संख्या की बात 100 के आधार पर करते हैं। अब मैंने आपसे जिक्र किया था कि परसेंटेज को समझने के लिए आपको फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा मैंने क्यों कहा, ज़रा वो समझते हैं। तो हम लोग ज़रा कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन थोड़ा सा समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन क्या है? देखो बेटा, अगर मैं कहूँ कि ये कोई सर्कल है और इस सर्कल के मैंने 4 पार्ट किए और मैं एक पार्ट की बात कर रहा हूं, तो बेटा मैं क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा कि 4 में से 1 की बात कर रहा हूँ। क्लियर? अगर मैं 2 पार्ट की बात कर रहा हूँ तो मैं क्या बोलूँगा? मैं 4 में से 2 पार्ट की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या हो गया? मैं 4 में से 1 पार्ट की बात कर रहा हूँ, मैं 4 में से 2 पार्ट की बात कर रहा हूँ, या मैंने 3 भर दिए तो मैं 4 में से 3 की बात कर रहा हूँ। मतलब आप किस में से बात कर रहे हो? 4 में से। मतलब जो भी भिन्न है वो आपने
अंश बटे हर के फॉर्म में लिखी है, जो भी भिन्न है वो अपने अंश बटे हर के फॉर्म में लिखी है, जिसमें जो हर है वो आपका टोटल है, जिसमें जो हर है वो आपका टोटल है। मतलब जो भी हमारी फ्रैक्शन है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखी है, तो जो भी हमारा डिनोमिनेटर है, जो भी हमारा हर है वो हमारा टोटल नंबर है, वो हमारा क्या है, टोटल नंबर है। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान के चलो मैं कहूँ कि भाई किसी कक्षा के 3/4 हिस्सा छात्र पास हो गए। मैं कहूँ कि किसी कक्षा के 3/4 हिस्सा छात्र पास हो गए, इसका मतलब क्या हो गया कि कक्षा में कुल छात्र कितने हैं, 4 हैं। पास कितने हो गए, 3 हो गए। तो भैया फेल कितने हो गए, 1 फेल हो गया। क्लियर बात हो गई। मतलब मैंने कहा कि एक कोई व्यक्ति है, उसके यहाँ कुछ काम हो रहा था और उसने अपने काम का 3/7 भाग समाप्त कर लिया। मतलब काम कितना होना था, 7। कितना समाप्त कर लिया, 3। कितना बचा, 4। तो हम कह सकते हैं कि 3/7 काम होना था, या 3/7 काम हो गया, 4/7 काम बचा। क्लियर है। या मैंने कहा अगर कि भाई कोई फल विक्रेता है, उसके 4/11 संतरे सड़ गए, 4/11 संतरे सड़ गए। तो बताओ बेटा सही कितने बचे। सबका आंसर आ गया होगा कि 11 में से जब 4 सड़ गए हैं तो 11 में से 7 बचे हैं, यानी ये उसके अभी सही संतरे हैं। क्लियर है, ठीक है। अब जरा थोड़ा सा एक बात समझते हैं। मैं एक क्वेश्चन समझता हूँ। क्वेश्चन क्या हो गया, मैंने कहा किसी कक्षा में 4/9 छात्र फेल हो गए, 4/9 छात्र फेल हो गए और 35 छात्र पास हैं। कुल छात्र कितने हैं। हमने कहा किसी कक्षा में 4/9 छात्र फेल हो गए और 35 छात्र पास हैं, तो कुल छात्र कितने हैं। तो आप कैसे समझ लोगे, 4/9 हिस्सा जो है, 4/9 हिस्सा है, इसका मतलब क्या हो गया। मैंने बोला किसी कक्षा में 4/9 छात्र फेल हो गए, मतलब 9 में से फेल कितने हो गए, 4। 9 में से फेल कितने हो गए, 4। तो 9 में से पास कितने हो गए, 5। 9 में से फेल कितने हो गए, 4। तो 9 में से पास कितने हो गए, 5। यहाँ पास कितने हैं, 35 छात्र हैं। तो क्या ये 35 छात्र ये 5 यूनिट के बराबर नहीं हो गया। मतलब अगर कुल हिस्सा 9 है, उसमें से 4 हिस्सा फेल है, तो बचा हिस्सा 5 कितना है, पास है। तो ये 35 छात्र पास हैं, वो इस 5 के बराबर नहीं हो गया। तो मैं क्या बोल दूंगा कि जो 35 है वो 5 के बराबर है। अगर 5 35 के बराबर है तो 1 7 के बराबर है, तो कुल 9 किसके बराबर हो गया, 9 7 63। ये एक प्रकार का आपका इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड, जो बचपन में पढ़ते चले आ रहे हो। एक नियम क्या होता था भाई, हमारे ज़माने में क्या होता था, या हम कहें जब हम पढ़ते थे तो छत पे जब चढ़ जाते थे तो शाम को पापा दादी या कोई पूछते थे, बताओ बेटा अगर एक फल 15 रुपए के हैं तो 4 फल कितने के हैं। तो हम लोग क्या करते थे, अगर एक फल 15 रुपए का है तो 4 फल कितने हो गए, 15 चौको 60। यही तो एक नियम है। अगर एक का मान 7 है तो 9 का मान कितना होगा, 63 होगा। क्लियर है। या मैं ऐसे बोलूँ 4 फल अगर 60 रुपए के हैं तो एक फल कितने का होगा। भाई जब मैंने 4 अमरूद 60 रुपए का लिया है तो एक अमरूद 15 रुपए का होगा कि नहीं होगा। बताओ भाई, बात समझ में आ गई इतनी, यहाँ तक कोई समस्या। चलो एक सवाल और समझते हैं। फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझना इसलिए ज़रूरी है बेटा, क्योंकि जब बात आएगी 12.5%, 16 सही 2/3%, 14 सही 2/7%, तो आपको खटका लगेगा परसेंटेज में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। और इस कॉन्सेप्ट से मैं आपसे चैलेंज करता हूँ, कोई भी सवाल आपका इजीली बिल्कुल ओरली सॉल्व कर पाएंगे आप। क्वेश्चन जरा समझते हैं। दूसरा, मान के चलो मैंने क्वेश्चन दिया, देखो क्वेश्चन क्या है, समीर अपने वेतन का 1/3 भाग प्रतिमाह खर्च करता है। अब उसके पास 450 रुपए हो तो उसका वेतन क्या है। क्वेश्चन
फिर से ध्यान से समझो। समीर अपने वेतन का 1/3 भाग प्रतिमाह खर्च करता है। अब उसके पास 450 रुपए हो तो वेतन क्या है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर उसने 1/3 भाग प्रतिमाह खर्च कर लिया, मतलब 3 में से 1 भाग उसने खर्च कर लिया, तो बताओ उसने बचाया कितना। तो उसने बचाया कितना, 2 भाग। अगर उसने 3 में से 1 भाग खर्च कर लिया तो उसने बचाया कितना, 2 भाग। सवाल में कितना बचाया है, 450। तो ये जो 2 भाग है वो 450 के बराबर हो गया, तो जो 1 भाग है वो 225 के बराबर हो गया। तो कुल उसका कितना था, 3। तो ये 3 भाग किसके बराबर हो गया, 675 के। क्लियर बात हो गई, बात समझ में आ गई। समीर अपने वेतन का 1/3 भाग प्रतिमाह खर्च करता है, मतलब 3 में से 1 भाग खर्च करता है, तो बचाता कितना भाग है, 2 भाग बचाता है। ये 2 भाग किसके बराबर है, 450 के बराबर है। तो 1 किसके बराबर हो गया, 225 के बराबर हो गया। तो 3 किसके बराबर हो गया, 675 के बराबर हो गया। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो सब लोगों से रिक्वेस्ट है, सब बच्चों से, कि इसको लाइक करें और शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों से, ताकि सब लोग अपना पढ़ सकें। चलो बेटा अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल समझते हैं। मैंने बोला कोई फल विक्रेता 7/12 भाग संतरे बेच लेता है। कोई फल विक्रेता 7/12 भाग संतरे बेचता है। यदि अब उसके पास 35 संतरे हों तो कुल संतरे कितने थे। सब लोग फटाफट आंसर दे देंगे इसका। 7/12 भाग संतरे बेचता है, अब 35 संतरे हैं, मतलब 12 में से 7 बेच लिया तो कितने बचे उसके पास, 5। 12 में से 7 बेच लिया तो कितने बचे, 5। यहाँ कितने बचे, 35। तो ये 5 35 के बराबर हो गया, 1 7 के बराबर हो गया। तो ये 12 किसके बराबर होगा, 84 के। आंसर बताओ, ओरली आंसर आएगा कि नहीं आएगा। कोई सवाल लगाना नहीं है आपको, पेन उठाना नहीं है। मैंने क्या बोला, अगर 12 में से 7 बेच लेता है तो बचेगा कितना, 5। 12 में से 7 बेच लेता है तो बचेगा कितना, 5। ये 5 किसके बराबर हो जाएगा, 35 के। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 7 के। तो 1 7 के, तो 12 किसके बराबर होगा, 84 के। क्लियर है, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, सवाल को थोड़ा सा और समझते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा मैं हटाता हूँ, थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। मैंने बोला किसी संख्या में उसी संख्या के 3/8 की वृद्धि करने से 77 प्राप्त होता है। संख्या क्या होगी, मैंने क्या बोला, किसी संख्या में उसी संख्या के 3/8 की वृद्धि करने से 77 प्राप्त होता है। संख्या क्या होगी। अब देखो बेटा, मैंने आपसे पहले क्या कहा था, मैंने कहा था जो फ्रैक्शन है उसका मतलब होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश बटे हर। तो उसमें मैंने ये कहा था आपसे, जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, वो टोटल नंबर है। मतलब अगर आपको उसी संख्या के 3/8 की वृद्धि करनी है तो जो नंबर है वो क्या है, वो 8 है। जो नंबर है वो क्या है, 8 है। एक बात हमेशा ध्यान रखो, कभी भी भिन्न लिखी हो, भिन्न का मतलब होता है अंश बटे हर, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो हमेशा जो डिनोमिनेटर है वो टोटल नंबर है, और हमेशा न्यूमरेटर क्या है, जिसकी बात
की जाए। मतलब मैंने कहा किसी संख्या में उसी संख्या के 3/8 की वृद्धि करनी है। मतलब संख्या कितनी हो गई हमारी 8। अब 8 में किसकी वृद्धि करनी है 3 की। मतलब कितना मिलेगा 11। सवाल में कितना मिला 77। तो ये 11 किसके बराबर हो गया 77 के बराबर हो गया। तो 1 किसके बराबर हो गया 7 के बराबर। तो ये 8 किसके बराबर हो गया 56 के बराबर। आप ओरली समझो, मैंने बोला 3/8 की वृद्धि, मतलब 8 में 3 बढ़ा दो 11 हो गया। मैं बोलूँ 3/9 की वृद्धि, मतलब 9 में 3 बढ़ा दो 12 हो गया। मैंने बोला 2/5 की वृद्धि, मतलब 5 में 2 बढ़ा दो 7 हो गया। मैंने बोला 2/5 की कमी, 5 में 2 की कमी कर दो तो कितना हो गया 3 हो गया। क्लियर बात समझ में आ गई। अब अगर मैं यहीं पर ऐसा बोल देता, मैं बोल देता किसी संख्या में उसी संख्या के 3/8 की कमी करने से 35 प्राप्त होता है। मतलब 8 में 3 की कमी कर दो। अगर 8 में 3 की कमी कर दी तो कितना मिला 5। अब ये 5 किसके बराबर होगा 35 के। तो 1 किसके बराबर होगा 7 के बराबर। तो ये 8 किसके बराबर होगा 8 7 56। क्लियर बात समझ में आ गई 100%। और थोड़ा समझते हैं। मैंने बोला किसी संख्या में उसी संख्या के 2/7 की वृद्धि कर दो। 2/7 की वृद्धि करने से 81 प्राप्त होता है। आपका आंसर तुरंत आ गया होगा कि 7 में 2 बढ़ाया तो 9 हो गया। 7 में जब हमने 2 बढ़ाया तो 9 हो गया। 9 81 के बराबर, 1 9 के बराबर, 7 63 के बराबर। क्लियर है। 2/7 की कमी करते तो 7 में 2 की कमी कर देते 5 हो जाता। क्लियर है। यानी फ्रैक्शन में जो वृद्धि और कमी होगी वो समझ में आ गई। अच्छा मैंने क्यों बढ़ाया, फ्रैक्शन में जो कमी वृद्धि होगी वैसे ही कमी वृद्धि परसेंटेज में करेंगे हम लोग, तो हम लोग उसको आगे देखेंगे। अभी और समझते थोड़ा सा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। मैंने बोला किसी संख्या में 40 जोड़ने से संख्या स्वयं की 8/3 हो जाती है। मैंने क्या बोला, किसी संख्या में 40 जोड़ने से संख्या स्वयं की 8/3 हो जाती है। संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी। मैंने क्या बोला, किसी संख्या में 40 जोड़ने से संख्या स्वयं की 8/3 हो जाती है। संख्या क्या होगी। देखो बेटा मैंने क्या बताया था अभी कि जो भिन्न होती है, भिन्न का मतलब जो फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। डिनोमिनेटर हमेशा संख्या होती है। तो संख्या कितनी है हमारी 3। किसकी बात कर रहे हैं 8 हो जाती है। ये 3 8 कब बना, जब हमने इसमें 5 जोड़ा। सवाल में कितना जोड़ रहे हो 40। तो ये 5 किसके बराबर हो गया 40 के। तो 1 बराबर 8, संख्या पूछी है 3 बराबर 24। क्लियर है बात समझ में आ गई। मैंने बोला किसी संख्या में 40 जोड़ने से संख्या स्वयं की 8/3 हो जाती है। मतलब 3 से 8 हो जाती है, मतलब 5 बढ़ जाता है। तो 3 में 5 बढ़ाने से 8 हो गया। हमें बढ़ाना 40 है। 5 बराबर 40 हो गया, 1 बराबर 8 हो गया, तो 3 बराबर 24 हो गया। क्लियर है बात समझ में आ गई। थोड़ा और समझ लेते हैं। थोड़ा सवाल, अभी तक हम लोग सवाल लगा रहे थे एक फ्रैक्शन का। अब सवाल में 2 फ्रैक्शन हो सकते हैं। देखो कैसे। मैंने कोई सवाल दिया, किसी फल विक्रेता के पास 2/9 संतरे और 2/5 अमरूद हैं। 2/9 संतरे और 2/5 अमरूद हैं। शेष आम है। आम का हिस्सा क्या होगा। मैंने क्या बोला, किसी फल विक्रेता के पास 2/9 संतरे
और 2/5 अमरूद हैं, शेष आम हैं, आम का हिस्सा क्या होगा। तो बच्चे सिंपली क्या करेंगे, बच्चे सिंपली करेंगे कि भाई टोटल हिस्सा 1 है, 1, तो बच्चे क्या करेंगे 2/9 जोड़ लेंगे प्लस 2/5 जोड़ लेंगे और इसको 1 में से माइनस करेंगे। ठीक है, सही है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो आप सिंपली जोड़ लोगे 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 28/45 1 माइनस 28/45। क्लियर है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। एक तरीका और क्या है, मैं क्यों इसको समझाना चाह रहा हूं, आप ये समझो कि अगर 2/9 संतरे हैं, मैंने मान लिया 2/9 संतरे हैं, 2/5 अमरूद हैं। एक तरीका क्या है कि आप क्या करो, इसका डिनोमिनेटर कितना है 9, इसका डिनोमिनेटर कितना है 5, इन दोनों का ले लो एलसीएम, मतलब आप टोटल फल मान लो 45। क्लियर है। 45 का 2/9, 45 का 2/9 कितना होगा 10, यानी कि 10 संतरे हो गए। 45 का 2/5 कितना होगा, यानी कि 18 अमरूद हो गए। मतलब अगर 45 में से 10 संतरे हैं, 18 अमरूद हैं, मतलब ये टोटल मिला के 28 फल हो गए, नहीं हो गए। तो बचे कितने फल आपके, 17 फल बचे। ये 17/45 हिस्सा दूसरा हो गया। क्लियर है, बात समझ में आ गई। मतलब संतरे 10 हैं, अमरूद 18 हैं, मतलब कुल मिला के 28 हैं। तो अन्य कितने बचे, 17 बचे, क्योंकि टोटल तो 45 है। 45 में से 28 निकला, 17 बचे, 17 अन्य फल हो गए। मतलब अन्य फलों का हिस्सा कितना हो गया, 45 में से 17। एक सवाल समझते हैं। एक व्यक्ति अपने धन का 5/12 भाग पत्नी को और 2/5 भाग पुत्र को देता है। मैंने क्या बोला, एक व्यक्ति अपने धन का 5/12 भाग पत्नी को और 2/5 भाग पुत्र को देता है। यदि अब उसके पास 6600 रुपए बचे हों तो कुल रुपए कितने थे। मैंने क्या बोला, एक व्यक्ति अपने धन का 5/12 भाग पत्नी को, यानी कि उसकी पत्नी को कितना भाग दिया भाई, 5/12 भाग, सन को कितना दिया 2/5 भाग। मैं क्या करूंगा, टोटल कितने रुपए हैं, टोटल में 12 और 5 का एलसीएम, मतलब टोटल तो मैं रुपए मान लूंगा 60 का 5/12 भाग, मतलब उसकी पत्नी के पास है 25 रुपए। 60 का 2/5 भाग, यानी कि उसके सन के पास है 24 रुपए। मतलब दोनों लोग के पास मिला के 49 है। मतलब अब उसके पास कितने बचे, 11, क्योंकि कुल तो 60 है। 60 रुपए मैंने टोटल माना, 60 में से उसकी पत्नी के पास कितने हैं, 60 का 5/12 भाग मतलब 25, उसके पुत्र के पास कितने हैं, 60 का 2/5 मतलब 24। मतलब 25 और 24 टोटल मिलाकर के 49 रुपए तो उसने बांट दिए। अब 60 में से बचाया कितना, 11 रुपए। ये आदमी की मजबूरी होती, पत्नी को देना पड़ता ज़्यादा। तो 60 में से 25 और 24 यानी कि उसने बांट दिए, 49 दे दिए। अब कितने बचे, 11। ये 11 किसके बराबर हो गया, 6600 के बराबर। एक किसके बराबर हो गया, 600 के बराबर। क्लियर है। तो उसके पास टोटल रुपए पूछे थे, तो 60 किसके बराबर होगा, 60 गुणा 600 कर दोगे तो 36,000 रुपए के बराबर। क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चा, क्या है, एक व्यक्ति अपने धन का 5/12 भाग पत्नी को, यानी कि पत्नी का कितना हिस्सा हो गया, 25 हो गया, 2/5 भाग पुत्र को, यानी कि पुत्र कितना हो गया, 24 हो गया, यानी कुल मिला के कितना हो गया, 49 हो गया। यानी 60 में से 49 ने बांट दिया, बचाया कितना, 11। सवाल में कितना बचाया, 6600। तो 11 बराबर 6600, 1 बराबर 600, तो 60 बराबर 36,000। क्लियर है। अगला सवाल ये है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 4/9 भाग ट्रेन द्वारा
3/8 भाग हवाई जहाज से तय करता है। ये आपको दिया गया है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 4/9 भाग ट्रेन द्वारा और 3/8 भाग हवाई जहाज से तय करता है। अब हमको क्वेश्चन हमारे पास दो हैं। पहला भाग है कि शेष भाग कार द्वारा तय किया गया कुल यात्रा का कितना हिस्सा है। शेष भाग कार द्वारा तय किया गया कुल यात्रा का कितना हिस्सा है। और दूसरा भाग है यदि कार द्वारा तय की गई दूरी 390 किलोमीटर हो तो कुल दूरी क्या है। दो क्वेश्चन है अपने पास। पहला क्वेश्चन है कि शेष भाग जो कार द्वारा तय किया गया वो कुल यात्रा का कितना हिस्सा है। और दूसरा है यदि कार द्वारा तय की गई दूरी 390 किलोमीटर हो तो कुल दूरी कितनी है। देखो बेटा, ट्रेन से उसने कितना तय किया, 4/9 भाग। उसने एरोप्लेन से कितना तय किया, 3/8 भाग। आप लोग समझ गए हो क्या करना है। इन दोनों का एलसीएम मतलब टोटल हो गया 72, मतलब उसकी टोटल डिस्टेंस तो हमने 72 यूनिट मान ली। 72 का 4/9 भाग जरा कितना हो गया, 9 8 72, ये 32 हो गया क्या। 72 का एरोप्लेन से कितना हो गया, 27 हो गया क्या। अगर 72 में से ट्रेन द्वारा 32 तय कर लिया, एरोप्लेन द्वारा 27 तय कर लिया, तो जरा बताओ कितना भाग हो गया बचा हुआ, 13 बचा क्या। क्लियर है। 72 यूनिट यात्रा में से 13 यूनिट यात्रा उसने ट्रेन द्वारा तय कर ली, 27 यूनिट यात्रा उसने एरोप्लेन द्वारा तय कर ली, तो बची हुई कितनी यात्रा हो गई, 13। मतलब पहला आंसर हमारा ये हो गया कि 13 यात्रा कितने में से, कुल 72। क्या कहा गया, शेष भाग कार द्वारा तय किया गया कुल यात्रा कितना है, तो कुल यात्रा 72 है। कुल यात्रा 72 में से कार द्वारा तय की गई 13 है, तो भाग कितना हो गया, 13/72। यदि कार द्वारा तय की गई दूरी 390 किलोमीटर दूरी हो, मतलब 13 जो किसके बराबर है, ये 13 बराबर 390 किलोमीटर के है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 30। तो 72 बराबर 216 यानी 2160 किलोमीटर, ये उसकी कुल यात्रा हो गई। एक बारी फिर समझ लो क्या कह रहा। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 4/9 भाग ट्रेन द्वारा और 3/8 भाग हवाई जहाज से तय करता है। टोटल डिस्टेंस हमने 72 मान ली। क्यों मान ली, क्योंकि बेटा 9 और 8 का एलसीएम होता है 72। 72 का 4/9 यानी जो 32 भाग है वो ट्रेन द्वारा तय कर लिया, और 72 का 3/8 यानी एरोप्लेन 27 भाग तय कर लिया। यानी 72 में से 32 27 तय करने के बाद बचा कितना हिस्सा, 13 हिस्सा। ये 13 हिस्सा 72 में से उसका कुल हिस्सा हो गया कि जो उसने कार द्वारा तय किया गया। दूसरी बात कही गई थी कि कार द्वारा तय की दूरी 390 किलोमीटर है, यानी जो 13 बराबर 390 किलोमीटर है, 1 बराबर 30, 72 बराबर कितना हो गया, 2160। क्लियर बात समझ में आ गई। हम एक सवाल और लगाएंगे इसका फ्रैक्शन का, इसके हम लोग परसेंटेज कॉन्सेप्ट समझेंगे। क्लियर है। एक सवाल और फ्रैक्शन का। आई होप आपको फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। आपको करना क्या है, अगर एक फ्रैक्शन है तो सिंपल डिनोमिनेटर टोटल वैल्यू होती है, न्यूमरेटर में वो वैल्यू होती है जिसकी हम बात कर रहे होते हैं। अगर 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन है, आपको करना क्या है, जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं सबका एलसीएम ले लो, उसको टोटल नंबर मान लो। क्लियर है। एक सवाल और समझते हैं। मैंने बोला एक व्यक्ति अपने धन का 7/24 भाग एसबीआई में, भैया बहुत पैसा वाला है, एक व्यक्ति अपने धन का 7/24 भाग एसबीआई में और 5/18 भाग पीएनबी में जमा करता है। मैंने क्या बोला,
एक व्यक्ति अपने धन का 7/24 भाग SBI में, 5/18 भाग PNB में जमा करता है और शेष 93,000 रुपये घर पे रख लेता है। शेष 93,000 रुपये घर पे रख लेता है। चले मत जाना डाका डालने घर पे, नहीं 93,000 का लालच आ जाए। क्या बोला मैंने? एक व्यक्ति अपने धन का 7/24 भाग SBI में, 5/18 भाग PNB में जमा करता है, शेष 93,000 रुपये घर पर रख लेता है। कुल धन बताओ। फटाफट आई होप आप सब लोग लगा लेंगे। कैसे लगाएंगे? एक व्यक्ति अपने धन का 7/24 भाग SBI में, मतलब उसने SBI में कितना जमा किया? 7/24 भाग। उसने PNB में कितना जमा किया? 5/18 भाग। मतलब कहा गया है एक व्यक्ति अपने धन का 7/24 भाग SBI में, 5/18 भाग PNB में जमा करता है। मतलब 7/24 SBI में, 5/18 PNB में। मैं करूँगा इन दोनों का एलसीएम ले लिया 72, यानी 72 का 7/24 कितना हो गया? फटाफट बता दो। 21 हो गया। 72 का 5/18 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। मतलब टोटल कितना हो गया? 41। 72 में से 41 जो रुपए हैं वो उसने SBI और PNB में ऑलरेडी जमा कर रखे हैं। मतलब बचे कितने? 31। 72 में से 21 और 20 उसने जमा कर दिए, बचे कितने? 31। और ये 31 किसके बराबर होगा? 93,000 के। एक किसके बराबर होगा? 31 93 3,000। तो टोटल कितना हो गया? 72। ये हो गया 216,000, 2,16,000। क्लियर है? आई होप सबके समझ में होगा। फिर समझ लो, एक व्यक्ति अपने धन का 7/24 भाग SBI में, 5/18 भाग PNB में जमा करता है, शेष 93,000 रुपये घर पर रख लेता है। क्लियर है? SBI में 7/24 भाग, PNB में 5/18 भाग। मतलब मैंने इन दोनों का एलसीएम ले लिया 72, टोटल अमाउंट मान लिया 21 रुपये SBI में, 20 रुपये PNB में जमा कर दिए। मतलब 72 में से 41 रुपये SBI और PNB में जमा हो चुके हैं। बचे कितने? 31। ये 93,000 के बराबर हो गया। 1 बराबर 3,000, 72 बराबर 2,16,000। दोस्तों बच्चों, ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, ये फ्रैक्शन से रिलेटेड सवाल थे। अब इनका एप्लीकेशन हमारा परसेंटेज में क्या होगा ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम लोग परसेंटेज को उठाएंगे। फ्रैक्शन समझ लिया है, फ्रैक्शन से ही परसेंटेज समझ के उसके सवाल लगाएंगे। परसेंटेज इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको शुरू से लेके एंड तक समझना पड़ेगा। बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा। कम से कम 15 वीडियो तो डालूंगा ही डालूंगा परसेंटेज के। कम से कम अप्रॉक्स 100 से 150 सवाल से ऊपर होने चाहिए। आपको PDF भी मिलेगी। सब बच्चे अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दो, ताकि आप लोगों के जो भी बैचेस थे उन सब में ज्वाइन हो पाए कि आपने ऑनलाइन क्लासेस चालू हो चुकी हैं। ओके, थैंक यू क्लास।